in science terms or chemistry terms, it's basically reduction. Okay, reduction is how we define it. कैसे आपके जहन में क्या आता है जब आप I say reduction? Exactly, it is something is gaining electron. Okay, so it is being reduced. तो ये meanings भी इसके अंदर हम देखते हैं क्या आते हैं. So they were simply doing what? कि like if there is some carbon monoxide, तो carbon monoxide को they were oxidizing into CO2. And we know that कि CO is a silent killer. इसे silent killer कहा जाता है because in extremely low amount it is dangerous. ठीक है? And whenever there is incomplete supply of oxygen या incomplete burning of the fuel, limited supply of oxygen, instead of CO2, the formation of CO occurs. तो इस कैटालिटिक कन्वर्टर का एक काम तो ये था कि ये इस तरह से कन्वर्ट कर रहता था. और फिर साथ अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन्स थी दे वर आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू CO2. यानी हम उसे यूं कह सकते हैं कि इफ़ वी हैव समथिंग लाइक CnH2n, जो कि पेट्रोल के अंदर या डीजल के अंदर दीज आर दी एल्केन टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है, और एल्केन्स का हमें पता है कि दिस इज देयर जनरल फार्मूला Cn एंड हाइड्रोजन एटम्स आर ट्वाइस प्लस 2, 2n plus 2, right? Like CH4 or C2H6. So this is their formula. So they were basically converted into CO2 and H2. It is not balanced, लेकिन ये है कि we can balance it with, let's say if there is 7C9H20, तो ठीक है, you can then try to balance it with, let's say this is 9 carbon and we have 20 hydrogens, so 10 2s are 20. ऑक्सीजन को देखना पड़ेगा 18 और 10 कितने हैं? Anyway, आप इसको देख लीजिए. हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे. ठीक है, sometimes if we add the fractions it's easier to do. If this is 9, we have 20 hydrogens. Okay, I think we also need some. It would be hard चूँकि हमें reactants define नहीं किए हुए. ठीक है, so it will stay unbalanced चूँकि reactants are not defined. We need some oxygen source as well. जो कि हम देखेंगे कि दो कंडीशंस होती है, को हम लीन कंडीशन कहते हैं. वी नीड द लीन कंडीशन जहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होगी. ओके, सो ये इस तरह के रिएक्शंस करते थे. नाउअडेज वी हैव ए 3-वे कन्वर्टर. अब 3-वे कन्वर्टर का मतलब ये है कि इट डज 3 थिंग्स. CO ऑक्सीडाइज होती है इनटू CO2. द अदर थिंग इज it also does this reaction. ठीक है, इसको हमें मेरा ख्याल है कि साथ O2 भी रखना चाहिए. ठीक है, and the third thing is that they also decompose NOx. All equations are not balanced. ठीक है, क्योंकि we are not defining the X here. Okay, so yeah, that's why it's a 3 converter, because 1 and let's say this is the second thing and third, these are the 3 things they basically do. अच्छा, यहाँ पे specific example अगर हम देखें with nitric oxide, तो this is how it is going to decompose into nitrogen and oxygen. इसके बहुत सारे routes हो सकते हैं, लेकिन for example it can react with hydrogen और फिर इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा बेसिकली. ठीक है, NO का यहाँ पे लेट्स से कि इफ इट इज +2, तो यहाँ पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है.
And whenever there is a decrease in the oxidation state, there is a reduction process ongoing. ठीक है, तो this is how we can predict कि आपके पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है. अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि थिंग्स आर ऑक्सीडाइजिंग. अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब दे आर रिड्यूसिंग. तो ये इसमें इसकी रिडक्शन हो रही है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो रिडक्शन. सो आप देख सकते हैं कि NO इज लूजिंग ऑक्सीजन, सो इट इज ए रिडक्शन टाइप ऑफ प्रोसेस. सो कैटालिटिक कन्वर्टर रिड्यूसेस द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन या मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से अंदर. सो दूसरा रिएक्शन कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, एंड थर्ड रिएक्शन आप देख सकते हैं कि दिस इज नाउ इट इज बैलेंस्ड. ठीक है, वी आर यूजिंग द फ्रैक्शंस टू बैलेंस दिस इक्वेशन, लेकिन यू नो कि यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके बाद दिस विल बी इन द सिंपल होल नंबर्स. तो ये 3-4 रिएक्शन इसके अंदर. एक इसकी सबसे नेगेटिव थिंग ये है कि तकरीबन 4 to 9 grams ऑफ ए प्रेशियस मेटल पर कैटालिटिक कन्वर्टर आर यूज्ड. तो इसी वजह से अक्सर चोरी भी हो जाते हैं, क्योंकि पता है थीव्स को कि भाई इसके अंदर एक्सपेंसिव मेटल्स हैं. पाकिस्तान में मसला ये है कि वी डू नॉट हैव एनी रेगुलेशन कि गाड़ियाँ जब सड़क पे आएँ तो उनकी क्या कंडीशन हो. कैटालिटिक एक्टिव जो कन्वर्टर हैं उनको कब रीएक्टिवेट करना है. कैटलिस्ट नीड ए रीएक्टिवेशन प्रोसेस आफ्टर सम टाइम. ठीक है, या उसको जो है एक तरह से थोड़ी सी उसकी सफाई वगैरह करनी पड़ती है इसकी. ठीक है, लेकिन एक दफ़ा लग के आता है. आपको पता है पाकिस्तान में कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं और कौन सी में नहीं है? एनी आइडिया? कभी देखा है किसी गाड़ी के ऊपर? कोरोला की बैक स्क्रीन पे लिखा भी होता है कैटालिटिक कन्वर्टर. तो आई थिंक कि एक वो है, यानी 1000 सीसी से नीचे की कोई गाड़ी इंक्लूडिंग 1000 सीसी कोई किसी गाड़ी में नहीं है जो पाकिस्तानी मेक हैं. बायर वालियों का भी मुझे नहीं पता कि जो 1000 सीसी की रेंज में किसी में हो. ठीक है, तो 1300 सीसी और उससे ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं स्पेशली टोयोटा की, दे कम विद ए कैटालिटिक कन्वर्टर. तो इन व्हाट वी कैन डू, देयर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस एज वेल. उनकी भी हम बात करते हैं कि वो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं. मतलब एक बात ये है कि अगर हम फाइट करना चाहते हैं एयर पोल्यूशन को, तो वी नीड टू मेक cheaper catalytic converters. So how we can decrease the price of such catalytic converters? Any thoughts? Yeah. your material design करने जिसमें ऑक्सीजन लाइक स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा कैपेबिलिटी हो तो उससे काम हो सकता है. Any material having more oxygen capacity, right? How it is going to reduce the price? Probably because of the fact that these metals are like precious and we are not actually using the precious metal. हाँ, so better to say कि replace these metals with the cheaper ones, right? Yeah, which are most abundantly available in Earth's crust, जो आसानी से मिलती हैं. मसलन एल्यूमिनियम हो गया जो कि इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, या इवन ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी. सो आयरन, ठीक है, आयरन इज ए ट्रांजिशन मेटल. इस तरह की क्रोमियम हो गया विच आर क्वाइट प्लेंटिफुल. तो ये हम एक काम कर सकते हैं कि रिप्लेस देम विद द चीपर मेटल्स. तो उसके बाद भी हम कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज बेटर डिज़ाइन. आप देख सकते हैं कहाँ इसकी लोकेशन है. हाउ डज इट लुक लाइक. ये हनीकम स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर हमने देखा है कि दिस इज हाउ द पार्टिकल्स ऑफ रोडियम एंड प्लाटिनम. अच्छा, आजकल प्लाटिनम के बजाय पैलेडियम ज़्यादा यूज़ की जाती है बिकॉज प्लाटिनम इज सो एक्टिव दैट इट आल्सो इनिशिएट सम साइड रिएक्शंस, अनवांटेड रिएक्शंस. तो इसलिए उसको पैलेडियम से रिप्लेस किया गया. अच्छा, यहाँ पे दिस ग्राफ नाइसली एक्सप्लेन्स कि होता क्या है. बेसिकली वी हैव टू कंडीशंस. एक को हम कहते हैं लीन कंडीशन का मतलब ये है कि वी हैव द एक्सेस ऑफ एयर. रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ स्टाइक्योमेट्री. हम इधर बना सकते हैं स्टाइक्योमेट्री. पेट्रोल के अंदर कौन सी हाइड्रोकार्बन होती है वैसे?
कोई एक तो नहीं होती, लेकिन यू नो कि we have a range of carbon atoms they contain. So normally they are 8 carbon, right? 8 carbon. लेकिन रेंज हो सकती है 7 to 9, ठीक है? So let's say कि we take a C8, और अगर C8 है तो let's say कि this is 8 2s are 16 and 18 and they react with oxygen and make CO2 and H2O. In order to know the stoichiometry of fuel and oxygen, we need to balance this equation, right? Otherwise तो हमें नहीं पता चलेगा कि कितने फ्यूल के साथ कितनी ऑक्सीजन रखनी है. So let's do it. कर सकते हैं आप इसे, जरा कीजिए. ठीक है, तो दिस इज हम इसे 2 से अगर मल्टीप्लाई करें C8H18 प्लस 25O2 16CO2 प्लस 18H2. Everything is balanced. So this gives you an idea. यहाँ से चूंकि stoichiometry ज़्यादा क्लियर है, फ्रैक्शन में है, लेकिन nevertheless this explains कि for 1 mole you need at least 25.5 नहीं 14.5. So 1 और 14 की रेशो है, थोड़ा सा फ्यू ऑक्सीजन जो है वो हमें ज़्यादा इसके अंदर चाहिए. तो इसे हम कहते हैं stoichiometric ratio. This is stoichiometric ratio. But if you are using more oxygen than this stoichiometric ratio, यानी 1 और 14.5 के बजाय अगर आपने ऑक्सीजन थोड़ा हाई रखा हुआ तो यू आर अंडर लीन कंडीशंस, ठीक है? एयर ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है. अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है, सिंस ऑक्सीजन रिच आपके पास फीड आ रही है तो ऑक्सीडेशन टाइप जो प्रोसेसेस हैं वो ज्यादा आसानी से हो सकेंगे. मसलन दिस रिएक्शन विल गो नाइसली, और ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जिसे हमने बेसिकली इधर लिखा हुआ है, ये दोनों रिएक्शंस थिंग्स जो कि ऑक्सीडाइज होनी है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन नॉक्स रिड्यूस नहीं हो सकेंगे. क्योंकि हो क्या रहा है, जो 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें 2 ऑक्सीडेशन के प्रोसेसेस हैं, ऑक्सीजन मिल रही है किसी चीज के साथ. The third one is basically a reduction type of reaction, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होने वाला. तो इसका मतलब है तीसरा रिएक्शन नहीं हो सकता इसमें. ये हो रहे हैं, तीसरा नहीं होगा. तो क्या होगा, नॉक्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे आपके पास. जब आप स्विच करते हैं फ्यूल रिच कंडीशंस में, तो अब फ्यूल रिच जब है, फ्यूल ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो क्या होने जा रहा है फिर? ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, फ्यूल रिडक्शन होगी. अच्छा, ये सर्दियों में कहते हैं कि एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि जब ऑक्सीजन पूरी ना हो और बर्निंग हो रही हो तो इनकम्प्लीट बर्निंग शुरू हो जाएगी आपके फ्यूल की, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट इनफ कि वो CO2 बना सके. तो होगा क्या, CO बनना शुरू हो जाएगी. दूसरा, अनबर्न्ड फ्यूल इमिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? लेकिन वो जो अनबर्न्ड फ्यूल है दैट कंटेन्स हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, दे कैन कॉज रिडक्शन, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू अदर स्पीशीज. तो अंडर फ्यूल आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास जो नॉक्स का है, इनकी कन्वर्जन 100% है. आप ये ब्लैक देखें कर्व, अंडर दिस rich conditions it's so suffocating. आपको ये होता है या मुझे हो रहा है? आपको आदत हो चुकी है, लेकिन it's really hard to speak while the mask is on.
लगातार नहीं बोला जा सकता इस, बिल्कुल। अच्छा, सो यहाँ पे आप देखें कि फ्यूल रिच कंडीशन में नॉक्स बड़े मजे से डिकम्पोज हो रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर गेटिंग ए रिड्यूसिंग एनवायरमेंट। रिड्यूसिंग एनवायरमेंट क्यों है? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड दे आर एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आपसे हमें यह भी पता चला कि हाइड्रोकार्बन्स कैन एक्ट एज मेथेन और इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं, एथेन वगैरह, दे कैन आल्सो एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अमूमन आपके पास कंप्यूटर चिप लगी होती है, वो आपको स्विच करता रहता है दोनों में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैटालिटिक कन्वर्टर की परफॉर्मेंस भी कंप्रोमाइज्ड है, राइट? यू कांट अचीव ऑल 3 स्टेप्स अंडर द सेम कंडीशंस। आपको स्विच करना ही पड़ती है कंडीशंस। ठीक है, नॉक्स को कन्वर्ट करने के लिए फ्यूल रिच पे जाना पड़ता है और हाइड्रोकार्बन्स को, अच्छा, अब जब स्विच करके लीन पे जाते हैं तो वही जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं, चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो बर्न होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, CO भी CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब गैस कैटालिटिक कन्वर्टर्स, बिकॉज वी हैव 2 टाइप्स ऑफ द इंजन्स, एक जो पेट्रोल गाड़ियां हैं और एक डीजल गाड़ियां हैं, दोनों के लिए अलग अलग है थोड़ा सा, वो भी हम देखते हैं कि क्यों है। मेरा ख्याल है कि मैं इस मास्क को, विच इज़ रियली वेरी सफोकेटिंग, इसको चेंज करता हूँ विद द अदर वन विच इज़ आई थिंक मोर एयरी। लेकिन इसकी अभी अब फाइबर्स निकलना शुरू हो गए। ओके, आई थिंक दिस इज मच बेटर। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे मास्क पहने यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखें कि सबसे ज़्यादा दूर में हूँ लेकिन आई एम वेयरिंग दी मास्क। वजह पता है क्या है? एरोसोल्स विच आर इमिटेड व्हेन वी स्पीक और इवन व्हेन वी ब्रीथ, दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड स्टे इनडोर्स। दिस इज नॉट ए सिस्टम जहाँ पे आपकी वेंटिलेशन या जो है ना प्रॉपर हो रही हो। तो इट्स लाइकली कि एरोसोल्स इधर काफ़ी देर तक रहते हों और फिर उसके बाद वो अफेक्ट कर सकें। ठीक है, हमारी क्लास का SOP यही होगा कि हम क्लास के दौरान ये पहने रखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा मसला मुझे ही हो रहा है क्योंकि स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग और फिर उसके बाद इट्स रियली टफ। लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए मैं पहन रहा हूँ। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज म्यूचुअल। कभी ये नहीं होता कि मैं आप सिर्फ अपने लिए करते हैं। ठीक है, अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो आप दूसरों की भी हिफाजत कर रहे हैं। ओके, सो गैसोलीन इंजन्स पे हम आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि मसला क्या है कि पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर तो बहुत ज़्यादा, दे हैव सम सल्फर इन देम। ठीक है, इंट्रिंसिकली होता है, जहाँ पे भी आपके रिजर्वायर्स हैं फॉसल फ्यूल के, सल्फर आता है उनके अंदर। ठीक है, वो जो ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो जब नॉक्स रिड्यूस होते हैं यानी रिडक्शन होती है, तो आपके पास जो सल्फर से सल्फर ऑक्साइड बने थी वो भी रिड्यूस होकर हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड अगर इमिट होगी एयर के अंदर तो दैट्स ए पॉइजन, और अगर वो सिस्टम में भी रहती है फिर भी उसके नुकसान आते हैं, चूंकि वो कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर सकती है। अच्छा, अब हम करते क्या है कि जो सल्फर है गैसोलीन के अंदर, स्पेशली जो डीजल फ्यूल है उसके अंदर होता है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर को डीएक्टिवेट कर सकता है। कैसे? कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फेट टाइप ऑफ पार्टिकल्स बनाती है। कैसे बनाती है? सिंपली इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड। वी टॉक्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स एंड वी सेड दैट देयर कुड बी द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स। ठीक है, राइट? पहले एसिड होता है, फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट और इस तरह की चीजें वो बना देते हैं। अच्छा, अब ये जो सल्फेट पार्टिकल्स हैं, व्हाट दे डू, दे स्टिक विद द मेटल्स रोडियम एंड प्लेटिनियम एंड दे डीएक्टिवेट। उनकी जो साइट्स होती है ना, एक्टिव साइट्स, जहां पे आपके रिएक्टेंट ने आके जुड़ना होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है, वो जगह सल्फेट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो कैटलिस्ट क्या हो गया? डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो अब ये बड़ा मसला है कि सल्फर अगर है डीजल के अंदर, इवन पेट्रोल के अंदर, तो ये डीएक्टिवेट कर लेगा। पाकिस्तान में अब मसला ये है कि हमारा जो डीजल है, हम वैसे रिफाइनरीज हैं हमारे पास, आई थिंक 5 या 6, तो
वी गेट द क्रूड ऑयल और उसको रिफाइन करते हैं इनटू डीजल एंड पेट्रोल एंड अदर प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो स्किमिंग टेक्नोलॉजी है इट्स वेरी ओल्ड एंड अमूमन स्किमिंग के दौरान आप सल्फर को अलग कर लेते हैं। अब मसला ये है कि हमारे पास स्टिल 5000 ppm तक सल्फर आता है डीजल के अंदर। अभी मैं कल परसों देख रहा था, इट वाज ए न्यूज़ इन अरब न्यूज़ एंड मेनी अदर प्लेसेस कि भाई पाकिस्तान ने पहली दफ़ा कुवैत से लेना शुरू किया है डीजल एंड दिस डीजल इज़ हाई क्वालिटी डीजल। इतना हाई क्वालिटी का है कि इसमें सिर्फ 50 ppm सल्फर है। अगर इसको देखा जाए तो ये यूरोपियन जो स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें हम यूरो 2 और यूरो 3 और यूरो 4 और यूरो 5, ये टेक्नोलॉजीज आपने सुनी होंगी, यूरो 5 के साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जनवरी 2021 से, यानी अभी से, पाकिस्तान के अंदर जितना भी डीजल आ रहा है मतलब अवेलेबल है इन 50 ppm यानी हाई क्वालिटी डीजल अवेलेबल है। पीएसओ उसको बेच रहा है, आई थिंक इट इज़ हाई ऑक्टेन डीजल, इस तरह करके उसको नाम है उसका, ठीक है। पाकिस्तान में जो 5-6 रिफाइनरीज हैं, एक जो नेशनल रिफाइनरी है वो भी ये डीजल प्रोड्यूस कर सकती है विच कंटेन्स वेरी लो लेवल ऑफ 50 pm। तो विच इज़ वेरी एक्साइटिंग कि हमारे जितने भी क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, एयर पोल्यूशन के जो इश्यूज़ हैं, उसमें ये लो क्वालिटी जो डीजल था दैट वाज प्लेइंग ए सेंट्रल रोल और बिग रोल। तो अगर वो हम रिप्लेस कर रहे हैं तो दैट्स ए गुड थिंग। अच्छा, एक और प्रोसेस भी है जिसे हम हाइड्रो डीसल्फराइजेशन कहते हैं। इट्स ए कैटालिटिक प्रोसेस अगेन। हम मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। इट्स ए मटीरियल, इसे हम यूं लिखते हैं MOS2। इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, फिजिक्स के लोग बड़े इसे पसंद करते हैं। इट्स ए लेयर्ड मटीरियल, आप यू कैन पील इट ऑफ इनटू डिफरेंट 2D स्ट्रक्चर्स। इवन इसकी लेयर्स ग्रो की जा सकती हैं ऑन वेरियस सबस्ट्रेट्स। तो ये कैटलिस्ट है। व्हाट इट डज कि ये अगर आप अपने फ्यूल को पास करेंगे ओवर दिस कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो सल्फर सारे का सारा H2S बन के उसमें से निकल जाता है और उस H2S को फिर हम ट्रैप कर लेते हैं इन वेरियस ट्रैपर्स। तो दिस इज हाउ वी कैन रिमूव द सल्फर कंटेंट। अच्छा, एक और बात भी है कि अच्छा वो कोल के अंदर है, इसके अंदर नहीं आता, तो इसमें यही हाइड्रो डिसल्फराइजेशन का प्रोसेस है। हम ये भी कर सकते हैं कि सल्फर को अब्जॉर्ब कर लें बाय सम अब्जॉर्बिंग टाइप ऑफ मटेरियल्स, पोरस मटेरियल्स, जिनके अंदर ये टेंडेंसी हो कि वो सल्फर को ट्रैप कर लें, ठीक है, फ्यूल के अंदर। एंड एक आखिरी बात ये है कि रिमेंबर कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इवन द कैटालिटिक कन्वर्टर इज देयर, मसला क्या है कि दैट नीड्स अ सर्टेन टेम्परेचर टू वर्क। तकरीबन 300 डिग्री C तक तो उसका टेम्परेचर पहुंचेगा तो काम करेगा, नहीं तो तब तक वही नेगेटिव रहता है। तो गाड़ी स्टार्ट करने से लेके एग्जॉस्ट गैसें निकलेंगी पाइप से और वो पाइप को हीट अप करेंगी, तब कैटालिटिक कन्वर्टर काम शुरू करेगा। तो शुरू के जो 2-3 मिनट है ना, उसमें इमिशंस हो रही हैं फुल स्विंग में। तो ज़्यादातर कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ ये भी मसला है कि थोड़ा सा टाइम है, इनका टाइम लेते हैं एक्टिवेट होने में, हीट अप होने में। अच्छा, ये अब हम देख लेते हैं कि भाई हमने कहा कि इमिशंस, वेहिकुलर इमिशंस इन्हें कहा जाता है। अगर ये हैं तो फिर पूरी दुनिया में जितने भी नेशंस हैं, दे हैव डिजाइंड सम स्टैंडर्ड्स। व्हाट दे डू कि वो एयर क्वालिटी को देखते रहते हैं, उसके हेल्थ पे इफ़ेक्ट्स, सारे इफ़ेक्ट्स पढ़ते रहते हैं, एंड देन दे डिज़ाइन कि अच्छा दीज आर द लेवल्स विच आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर एयर क्वालिटी वी हैव दीज स्टैंडर्ड्स। गैसेस के लिए स्पेसिफिकली, मैंने वैसे पाकिस्तान के लिए पार्टिकुलेट भी लिखा है। सो ओजोन का अगर हम देखें तो 2 तरह की मेजरमेंट्स की जाती हैं। 8 आवर वैल्यू ली जाती है एंड द अदर वन इज़ 1 आवर वैल्यू। WHO गाइडलाइन वैल्यू कहता है कि इट शुड बी 0.51 ppm। इंडिया वही फॉलो कर रहा है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई 1 घंटे के अंदर हमारी, अच्छा 1 आवर वैल्यू, 8 आवर जो है वो 0.051 होनी चाहिए, 1 आवर जो है
WHO कुछ नहीं करता इसके अंदर। कनाडा ने ये वैल्यू रखी हुई है, हमारी 130 है, लेकिन हम माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कर रहे हैं। सर ये किन यूनिट्स में? ये ppm में, ठीक है, ये सारा टेबल ppm में हमारे पास, लेकिन यू कैन कन्वर्ट देम, यू नो। तो ये मेरा ख्याल है कि हम 66 के पास हैं, ठीक है, 66 ppm। कार्बन मोनोऑक्साइड की भी 8 आवर और 1 आवर वैल्यूज हैं, इंटरनेशनल ये हैं, और हम 2.5 ppm एंड 5 ppm पे हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि इंडिया के पास हम जो है ना वो इसको मेजर करें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की 1 आवर वैल्यू हम नहीं करते, हम 24 आवर वैल्यू करते हैं, और ईयरली वैल्यू हमने रखी हुई है 40, अगेन माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और ये है 80 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक। इसको भी आप कन्वर्ट करके बेहतर है कि एक ही हम इसको मैच कर लें यूनिट्स। सल्फर डाइऑक्साइड की भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो कि हमने वी कॉल देम, उनको क्या कहते हैं, एवरी कंट्री हैज सम, वी कॉल देम नेशनल, नहीं ये मतलब नेशनल एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और नेक्स कहा जाता है, पैक्स भी कहते हैं, मतलब पंजाब के अपने हैं। अच्छा, 18th अमेंडमेंट के बाद अब ये जो हमारे पास है ना, जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, ये एक प्रोविंशियल इशू है, ठीक है, यानी पंजाब का अपना EPA है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, दे आर फ्री टू मेक देयर ओन लेजिस्लेशंस एंड पॉलिसीज, ठीक है, वो अपना। इसी तरह से इस्लामाबाद नेशनल जो सिंध वाले हैं वो अपना करते हैं, KPK वाले अपने, ठीक है, ये सूबों का इख्तियार है। तो इसलिए आप जो है ना अगर देखना चाहते हैं तो अलग अलग करके देख सकते हैं, लेकिन अमूमन देखा जाए तो वो यही वाले हैं जो नेशनल, हमारे पास एक नेशनल EPA भी है हमारा, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उन लोगों ने जो दिए हुए हैं वही सूबे फॉलो करते हैं। मसलन पंजाब में और नेक्स्ट में कोई फ़र्क नहीं है, दे आर अडॉप्टिंग द सेम। तो ये वैल्यूज़ पाकिस्तान की हैं फॉर दी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी एनी पार्टिकल्स ऑफ एनी साइज दैट कैन सस्पेंड फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर बेसिकली। इनको हम SPM कहते हैं, TSP कहते हैं हमको, टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसकी 24 आवर्स में वैल्यू होनी चाहिए 500 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगेन एनुअल ये वैल्यू है। PM10 की हम वैल्यू रख रहे हैं 150, एनुअल भी 120 है, PM2.5 की डेली 35 है, और एनुअल 15 है। WHO आई थिंक डेली 10 वैल्यू सजेस्ट करता है कि इतनी कम आप करें। यूएस की भी आई थिंक 35 है, या दे आर आल्सो फॉलोइंग 35 वैल्यू। तो ये वो गाइडलाइन वैल्यूज़ हैं जिनसे हमने देखना कि दीज आर नेशनल लिमिट्स सब लोगों के लिए। इससे ऊपर अगर आपकी कोई भी इमिशंस जा रही हैं तो इसका मतलब है दैट इज़ पोल्यूशन। इसके अंदर हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपको आप ग्रीन शो करेंगे कि वी आर फाइन, वी आर क्वाइट डूइंग ओके। You will observe a variation in all these values, right? ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई हर मुल्क ने अपनी अपनी वैल्यू सेट की हुई है। ये क्या तरीका है? उसूलन तो ये होना चाहिए कि सारे एक ही फॉलो करें। क्या ख्याल है? मसावात, इक्वलिटी। कितने वोट मिलेंगे? आपका नाम क्या है? हीरा। हीरा को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट में? काफी सारे लोग। गुड। एनी अदर थॉट्स? या अच्छा। So moreover, it also depends on the reservoir date a particular country has.
So like Pakistan is rich in some particular areas, उनके different streams हैं, Rich in what? जो natural resources हैं हमारे पास. For example, Saudi has lots of coal, right? तो वहाँ पे different होंगे उनके processing instruments. So there are many things exactly. हम जियोग्राफी देखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी वी आर यूजिंग. अगर हम कोल यूज़ करें तो आई थिंक कि वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशंस होनी चाहिए कि भाई, आपको याद है कि ये जो स्मॉग शुरू हुआ था ये 1950s में लंदन में, जब ये स्टीम शुरू हुआ था, इंजन कोयले पे चलती थी ट्रेनें, तो वहाँ पे तो लाखों लोग मर गए थे स्मॉग से, ठीक है, 1950s में. और उसमें वजह यही था कि कोल का बेतहाशा इस्तेमाल था और सल्फेट काइंड ऑफ जो स्मॉग है वो था, लेकिन वो उन्होंने उसको ओवरकम किया है. तो ये है कि हम किस तरह का फ्यूल यूज़ करें. और फिर उसके बाद ये है कि देयर इज़ अनदर गाइडलाइन विच कम्स फ्रॉम द डेटा. इफ़ वी आर मॉनिटरिंग आवर एयर ओवर द लेट्स से लास्ट 30 years और 40 years, और वो देख रहे हैं कि हाउ द इमिशंस आर अफेक्टिंग हेल्थ एंड इकोनॉमीज एंड ऑल अदर स्टफ, तो हमें एक बेटर आइडिया होगा कि हमें कौन सी वैल्यू सेट करनी चाहिए, राइट. सो दे विल बी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा, कि आप कलेक्ट करते जाएं. एपिडेमियोलॉजी करें. एपिडेमियोलॉजी ये होती है कि आप चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ समथिंग ऑन हेल्थ इन ए पार्टिकुलर रीजन, ठीक है. तो अब तो हमें यूएस में तो उन्होंने देखा है कि भाई जब स्मॉग होता है तो कितने ज़्यादा लोग हॉस्पिटल्स को विजिट करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के साथ कितने जाते हैं. पाकिस्तान में रेयरली एग्जिस्ट एनी डेटा लाइक दिस. तो जब तक इस तरह की हम नहीं करेंगे तो हमें गाइडलाइंस वैल्यू बनाने में मुश्किल पेश आएगी. इसीलिए अब आप देखें कि पंजाब के अंदर उन्होंने अचानक यूएस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो छोड़ के अपना एक इंडेक्स शुरू किया. आई थिंक आई टॉक्ड अबाउट इट. तो अब कोई उनसे पूछे कि अच्छा आपने ये वैल्यू सेट की है, बेसिस क्या है, यू विल नॉट फाइंड एनी डॉक्यूमेंट जिसमें वो बेसिस लिखा होगा भाई किस बेस पे हम कर रहे हैं. Yeah. How did it come up? Just randomly? I don't know. I'm trying to find the answer myself. कि मे बी कोई उनकी कमेटी हो, कोई कहाँ कहीं पे बात करते हो. दे रेफर टू द स्मॉग पॉलिसी 2017. आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें. इट्स अवेलेबल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट साइट, ठीक है. मेरा ख्याल है कि आप इस कोर्स में हैं तो 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी पढ़ने चाहिए, ठीक है. मैंने आपको कहा कि इट्स बियॉन्ड, दिस कोर्स इज बियॉन्ड द एकेडेमिया इन द सेंस के इसमें अवेयरनेस के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है. तो नंबरों के अलावा भी आप इसमें कोई चीज़ें ज़रूर देखें, ठीक है. और उसमें वो ये है कि एक तो स्मॉग कमीशन रिपोर्ट है, ठीक है. आप स्मॉग पॉलिसी देखें, और तीसरा जो है वो FAO की रिपोर्ट है. इसे कहते हैं आर स्मॉग. व्हाट दे डिड 2018 में जो UN का एक इदारा है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, F&O, इन्होंने सैटेलाइट्स यूज करके पूरा डेटा देखा था कि पंजाब में आखिर स्मॉग क्यों होता है. रिमोट सेंसिंग का क्या किस किस को पता है? व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग ये होती है कि व्हेन यू यूज द सैटेलाइट्स दे आर इक्विप्ड विद सम सर्टेन टूल्स, जैसा कि दे हैव स्पेक्ट्रोमीटर्स, और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिकॉर्ड मैनी थिंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, व्हाट इज हैपनिंग. सबसे ज़्यादा जो हम ये काम करते हैं कि जो सनलाइट है व्हेन इट इंटरेक्ट्स और रीचेस द अर्थ सरफेस, उसके दरमियान में जो भी चेंजेस उसकी आती हैं हम उनको रिकॉर्ड करके देख लेते हैं. मसलन आपने देखा ना कि इट्स वेरी सिंपल थिंग, व्हेन देयर इज ए हेजी एटमॉस्फेयर, हम क्या समझते हैं क्या है, मोर पोल्यूशन. और उसका क्या इफेक्ट होता है, लाइट कम हो जाती है ना, द एक्सटेंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट दैट रीचेस द अर्थ इज रिड्यूस्ड. तो हम इस एक्सटेंट को रिलेट कर सकते हैं एयर पोल्यूशन के साथ, राइट. और बेसिकली वी डू दैट. इसे हम कहते हैं, इस स्केल को अगर हम सैटेलाइट से देखें तो इसको कहते हैं एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ. एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ. तो ये वो यूनिट है जिसकी मदद से
हम सैटेलाइट के ज़रिए स्मॉग को देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। देयर आर मैनी ज़बरदस्त किस्म के टूल्स हैं, मसलन हम आई थिंक वी शुड लुक देम राइट नाउ। मसलन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और गूगल करूँ, इसे कहते हैं वर्ल्ड व्यू, ठीक है। और वर्ल्ड व्यू साथ नासा भी देखना चाहिए। अच्छा, ये इतना ज़बरदस्त टूल है कि यू कैन सिट ऑन योर लैपटॉप और इसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें बैठे बिठाए फाए, मतलब कहाँ पे दुनिया में किधर कितनी आग लगी हुई है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स यू कैन डू। आप नॉक्स का लेवल चेक कर सकते हैं, आप स्मॉग देख सकते हैं, मेनी अदर थिंग्स। इट्स अ बिट हैवी लेकिन इट्स ज़बरदस्त। इसको डाउनलोड होने दें, फिर हम इसकी बात करेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेल यू मैनी टूल्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और ज़बरदस्त इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। आप देखें, दिस इज़ हाउ इट कम्स हियर। तो मैं यूँ कर लेता हूँ कि देयर आर मैनी थिंग्स हियर। वैसन आई नीड द प्लेस लेबल्स, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। मुझे बॉर्डर्स और रोड्स भी चाहिए, तो ये मैंने ऑन कर लिया। दिस इज़ द रियल टाइम सैटेलाइट व्यू ऑफ द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। आई कैन ऐड डिफरेंट लेयर्स। मसलन अगर मुझे इस पर क्लिक करूँ तो देयर आर, आई कैन चेक के कहाँ पे वोल्केनोज हो रहे हैं, एयर क्वालिटी में चेक कर सकता हूँ। आई कैन चेक दी यू नो कि डैम्स की क्या सिचुएशन है। फिर उसके बाद ये है कि कहाँ पे फायर्स हैं। देयर आर मैनी अदर थिंग्स। इवन ये है कि कहाँ पे लोग एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। वेजिटेशन को चेक किया जा सकता है, ठीक है, कि क्या हमारे जंगलात ख़त्म हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, या मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ द एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, ये वो पैरामीटर है जो ये देखता है। और इसमें बहुत सारे आप देखें ऑप्शन आते हैं। एक्वा एंड टेरा आर 2 सैटेलाइट्स ऑफ नासा, और मॉडिस उसके ऊपर जो स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ वो है, ठीक है। तो ये वो कहता है कि भाई कंबाइंड वैल्यू है इसकी। देयर आर मेनी अदर सैटेलाइट्स, मसलन ये वियर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ओमी है। देयर आर मेनी अदर्स, लेकिन हम किसी एक को लेके चलते हैं, ठीक है, सिर्फ एक। और जब आप ऐसा करेंगे तो आज का डेटा अभी नहीं आया होगा, हम कल पे देखते हैं। So, आप देखें दिस इज़ हाउ वी, दिस इज़ द स्केल बार। जो ये रेड होती जा रही है, इसका मतलब ऑप्टिकल पार्टिकल डेप्थ जो है वो उतनी ही कम है और उतनी ही ज़्यादा पोल्यूशन है फिर। और आप अपनी मर्जी से, हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, वी आर हियर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया है और पाकिस्तान की जो ये साइट है, ये सारे का सारा अभी भी यहाँ पे हमें हाई एयर पोल्यूशन नज़र आ रही है, ठीक है। इट इज़ अ बिट स्लो। इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। मसलन यू कैन, आप इसके गिफ बना सकते हैं यहाँ पे किसी भी डेट से। अगर आप देखना चाहते हैं कि जनवरी 28 से लेके आज तक क्या सिचुएशन रही है एयर की, यू कैन सेलेक्ट द डेटा, यू कैन क्रॉप कितना एरिया आपने करना है, एंड मैनी ऑन। तो आई थिंक कि ये ऐसा एक इक्विपमेंट है नासा के सैटेलाइट्स का कि यू कैन यूज़ एंड गेट इंफॉर्मेशन। आप किसी फारग वक्त में बैठ के तो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अच्छा क्या क्या इसके अंदर इसके फंक्शंस हैं। तो ये एओडी की बात आई थी, अब एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ, तो उससे हमने सोचा कि देखें कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। डीजल इंजन में हम कैसे कम कर सकते हैं एयर पोल्यूशन। मसला क्या है कि दे आर लेस एफिशिएंट। डीजल में अमूमन ज़्यादा सल्फर होता है हमेशा, ठीक है, पेट्रोल की निस्बत। तो इसका मतलब है कैटलिस्ट डीएक्टिवेट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो जो अर्ली हमारे पास इसकी जो सेटअप्स थे उसमें देखा गया कि दे वर नॉट सो इफेक्टिव। यानी उसमें जो हाइड्रोकार्बन इमिशंस थी वो तकरीबन 50% रिमूव करता था, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डीएक्टिवेशन ऑफ द कैटलिस्ट। एंड देयर वाज नो सेटअप टू कन्वर्ट नॉक्स, जैसा कि 2-वे कन्वर्टर में था। अब उसके बाद ये है कि अगेन डीजल इंजन्स में थोड़ी सी ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उन्हें लो टेम्परेचर पे भी ऑपरेट करवा सकते हैं। और वो ऐसे होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेज आ रही हैं आप उनको वापस इंजन की तरफ भेज दें, वो कूल डाउन हो जाएगा और इस तरह से रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे नॉक्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें ये होता है कि जब आप एक्सेस
ऑक्सीजन में काम करते हैं, यानी फ्यूल लीन कंडीशंस होती हैं, तो उसमें ये है कि कि सिंस एनवायरनमेंट इज ऑक्सीडाइजिंग, तो हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, CO ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन नॉक्स रिड्यूस नहीं हो सकते। ठीक है, फ्यूल लीन कंडीशंस में हमने पहले बात की थी। तो इसका मतलब यह है कि हमें रिडक्शन करनी है तो अपने तौर पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट्स डालने पड़ेंगे। तो हम ये करते हैं, एक तो हमने ये किया है कि भाई वी कीप द टेम्परेचर लो, जिससे नॉक्स की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, हमने पहले बताया कि एग्जॉस्ट गैसेस को फ्लो कर सकते। दूसरा तरीका ये है कि व्हाट वी डू कि NO जो बन रही है उसको पहले ऑक्सीडाइज कर लेते हैं NO2 में। उसकी वजह यह है कि वाटर में सॉल्युबिलिटी NO की बहुत कम होती है। व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू NO2 इट हैज़ ए बेटर सॉल्युबिलिटी। और उसके बाद आपने कोई ऐसे सेटअप रखे होते हैं, स्क्रबर्स जिनको कहा जाता है। वी हैव सम सॉल्यूशंस जैसा कि बेरियम ऑक्साइड वगैरह हैं, तो उनमें से जब नॉक्स पास होते हैं तो दे आर ट्रैप्ड देयर, क्योंकि दे रिएक्ट देयर एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से उनको फिर हम कैप्चर करते रहते हैं। फिर ये होता है कि ये जो बेरियम ऑक्साइड आपने रखा हुआ है जहाँ पे नॉक्स जाके फंस रहे हैं, बाद में जब आप फ्यूल रिच कंडीशंस में चले जाते हैं, कंप्यूटर चिप आपको बताती है कि क्या कंडीशंस चल रही हैं, तो जो अनबर्न्ड फ्यूल है उसे आप फिर पास करते हैं इसी स्टोर्ड नॉक्स के ऊपर। और चूंकि अनबर्न्ड फ्यूल है तो इट इज़ रिच इन हाइड्रोकार्बन्स, और रिच है हाइड्रोकार्बन्स में तो इट कैन डू रिडक्शन। तो नॉक्स जो हैं वो एनीवे ये रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद देयर आर मेनी पार्टिकल्स जो कि बनते हैं फ्यूल की, डीजल की कंबस्शन से, दे नीड टू बी ट्रैप्ड। तो इसका मतलब है कि आपको एक पार्टिकल ट्रैपर भी चाहिए इसके अंदर। समटाइम्स पार्टिकल ट्रैपर में ये किया जाता है कि कैटलिस्ट रख लेते हैं, थोड़ा सा हीट अप किया जाता है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो पार्टिकल आ रहे हैं सूट की फॉर्म में, दे विल बर्न ऑफ। ठीक है, तो आपको पीरियोडिक क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी इतनी, क्योंकि पार्टिकल जो हैं वो बजाय उधर ट्रैप होने के बर्न ऑफ हो रहे हैं, तो लोड कम हो रहा है उसका। लेकिन नेवरदलेस इट स्टिल नीड्स सम क्लीनिंग, पीरियोडिक क्लीनिंग। तो डीजल गाड़ियां जो हैं ये ज़्यादा बोझ हैं हमारे ऊपर। इनका जो कार्बन फुटप्रिंट है ना वो ज़्यादा होता है। पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन में भी ये बहुत बहुत हाई है। थोड़ा सा ट्रिकी भी है कि सल्फर कंटेंट, तो गुड न्यूज़ इज़ कि अगर हमारे पास सल्फर कंटेंट बहुत कम है तो वी कैन थिंक कि भाई कैटलिटिक जो कन्वर्टर्स होंगे दे विल बी इन बेटर पोजिशन। आप मास्क पहनेंगी? एक्सक्यूज मी। अच्छा, एक है, मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि क्लास में देखें इट्स नॉट, आप यहाँ पे अगर बैठी हैं तो यहाँ पे सबका स्टेक है। ठीक है, तो पीपल रिक्वेस्टेड मी कि भाई आप ख़ास तौर पे ताकीद करें कि SOPs फॉलो करें, क्योंकि मतलब इफ़ समबडी इज़ नॉट कंफर्टेबल कि भाई आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो वी शुड लिसन टू हिम और हर, राइट। स्टैंडर्ड SOPs इसमें फिर यही होंगे। अच्छा, ये एक मैं आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ। ये नेशनल एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे जब आप जाते हैं ना, इट्स ए होल डॉक्यूमेंट। वो आपको ये बताता है कि अच्छा इंडस्ट्रियल इमिशंस की क्या लिमिट्स हैं हमारे पास। कोई प्लांट है, लेट्स से फर्टिलाइजर बना रहे हैं, तो उनके एफ्लुएंट्स में क्या क्या चीज़ें कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने वेहिकुलर इमिशन के लिए भी दी हुई है। एम्बिएंट एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, जो कि मैंने पिछली स्लाइड पे दिए। तो ये कहता है कि स्मोक का जो आपका है वो 40% और 2 ऑन दी रिंगलमैन स्केल। ये रिंगलमैन स्केल है। रिंगलमैन स्केल बेसिकली आई थिंक 1880s में एक फ्रेंच केमिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, इंजीनियर था बल्कि, उसने ये दिया था। एंड इट गिव्स यू एन आइडिया कि हाउ डेंस इज दिस स्मोक, यानी उसकी ओपेसिटी से उसको आप बता सकते हैं। तो इट हैज़ मैनी स्केल्स, 0 से लेके आई थिंक 5 तक होते हैं इसके स्केल। 0 स्केल का मतलब ये है कि इट्स वाइट, बिल्कुल क्लियर, और जब आप 1 पे आते हैं तो उसकी ओपेसिटी जो है ना फिर वो कम होती जाती है। ठीक है, तो 2 स्केल में, 3 स्केल में, 4 स्केल में और 5 स्केल में। तो बेसिकली ये क्या है कि ये इस तरह का मतलब ग्रिड लाइंस हैं। ठीक है, 10 mm एरिया के ऊपर, और इन ग्रिड लाइंस का डिस्टेंस
जो है ना वो कम ज़्यादा होता जाता है, और उसकी बुनियाद पे एक ग्रे स्केल बनता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी, मतलब आप देखें ना, दिस लुक्स मोर ओपैक और ये नहीं लगता, राइट। तो इस स्केल से जो 2 स्केल है, इसका मतलब है कि दैट इज़ ए स्केल जिसमें आपके पास जो पॉल्यूशन होती है, ओपेसिटी होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। इट वुड लुक लाइक समथिंग, आई थिंक दिस वन, 1 2 3 4, तो आई थिंक दिस वन इज द 2, ठीक है। एंड दैट इक्वल्स 40% का मतलब यहाँ पे कोई इसके ये नहीं है कि भाई 40% स्मोक होना चाहिए इन द एग्जॉस्ट, ये स्केल को रेफर कर रहा है, ठीक है। और इस स्केल के मुताबिक ओपेसिटी है, यानी धुआं कितना इसका अंदर कम होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हैं कि नई गाड़ी है तो 4.5% होना चाहिए, 6% ये होना चाहिए, नॉइज़ की ये कोई वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो यूरो 5 के स्टैंडर्ड्स हैं वो ये आपके सामने हैं। तो वो तो कहता है कि भाई आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो CO 1 किलोमीटर में 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स इतनी होनी चाहिए, नॉक्स का ये लेवल, PM का ये लेवल होना चाहिए, डीजल है तो ये सारी उसमें क्लियर कट वैल्यूज़ हैं। हमारे पास तो PM की वैल्यू ही कोई नहीं दी हुई इधर, ठीक है, कोई PM की वैल्यू आपको नजर नहीं है। कोई नॉक्स के लेवल्स नजर आ रहे हैं कुछ? सर किस चीज का परसेंट कैलकुलेट होगा, लाइक 4.5% ऑफ व्हाट? यहाँ पे तो ये है कि जो भी आपके एग्जॉस्ट आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, यानी वट एवर इज एक्स इज इमिटिंग फ्रॉम द एग्जॉस्ट पाइप, उसका 4.5% CO। लेकिन यहाँ पे दैट्स अ डिफरेंट स्केल, क्योंकि दिस इज रेंगलमैन स्केल, तो यहाँ पे 40% डजंट मीन कि उसके एग्जॉस्ट के धुएं का 40% होना चाहिए। नो, दिस रेफर्स टू स्केल 2 के भाई रेंगलमैन स्केल पे जो स्केल 2 है उसके बराबर ओपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए ओपेसिटी। तो अब आप देखिएगा कि पूरी दुनिया में तो ये होता है कि आपकी गाड़ियाँ इंस्पेक्ट होती हैं, ठीक है, एंड इफ़ दे आर नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड्स जो भी वो फॉलो कर रहे हैं तो आप तो चला ही नहीं सकते उनको। आप में से जो लोग ड्राइव करते हैं, आपने कभी, आपकी गाड़ी कभी इंस्पेक्ट हुई है? किसी ने रोका हो आपको कि भाई आपकी गाड़ी धुआं दे रही है? आपने कभी ये ख्याल किया कि आपका कैटालिटिक कन्वर्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसको रिएक्टिवेट? हाँ, अच्छा, ट्रैफिक वाले करते हैं, दैट्स ए गुड थिंग। लेकिन वो भी तो धुआं देख के करते होंगे ना कि भाई तुम काला धुआं छोड़ रहे हो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर डिसाइड करना कि किसका धुआं ज़्यादा काला है और किसका चालान होना चाहिए। दिस इज मोर क्वालिटेटिव, राइट। तो हमें ऐसे स्टैंडर्ड चाहिए क्लियर कट के भाई ये है, और उनको मेजर भी करें। तो एयर पोल्यूशन को यू नो डील करने के लिए देयर आर मैनी थिंग्स विच नीड टू बी डन, ठीक है। ये एंड मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मसला है ना, ये हमारे वेहिकुलर जो सेक्टर है ना, इसमें है। इसमें बहुत सारी गाड़ियों की जो सेहत है, किस तरह की वो इमिशंस कर रही हैं, इस तरह की रेगुलेशंस होनी चाहिए, और उनको फिर स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी करना चाहिए कि वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। अदरवाइज बड़े कल्प्रिट्स इसी तरह से करते रहेंगे काम। अच्छा, अब फिर उसके बाद पावर प्लांट्स में भी बहुत सारी नॉक्स बनते हैं। इसका भी कोई मुश्किल नहीं है एग्जैक्टली। एक तो ये किया जाता है US के अंदर जो कि भाई आप टेम्परेचर, फ्लेम का टेम्परेचर कम कर दें, ठीक है, जहाँ पे आप उसे कंबस्शन के प्रोसेस हो रहे हैं। आपको शायद पता हो कि डिफरेंट फ्लेम्स के डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। मसलन घर में जो आप मेथेन गैस जलाते हैं, ठीक है, तो 1000-1200 उसका डिग्री C में टेम्परेचर आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एसिटाइलिन गैस को जलाएंगे एयर के अंदर, एयर के बजाय ऑक्सीजन में, तो आपने देखा होगा वेल्डिंग के लिए वो जो फ्लेम यूज है 3000 डिग्री से उसका टेम्परेचर होता है। तो इट डिपेंड्स कि किस तरह का आप फ्यूल जलाते हैं और उसको ऑक्सीडेंट कौन सा दे रहे हैं, एयर है, N2O है या ऑक्सीजन है। इस तरह से आप उसको ट्यून कर सकते हैं उसके टेम्परेचर को। तो फ्यूल के टेम्परेचर को, फ्लेम के टेम्परेचर को ट्यून करके आप नॉक्स की फॉर्मेशन को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप जो हीटिंग कर रहे हैं, जो कंबशन हो रही है, वो स्टेजेस में हो। मसलन पहला स्टेज है उसमें टेम्परेचर हाई है लेकिन ऑक्सीजन लो।
अब टेम्परेचर हाई और ऑक्सीजन लो हुआ तो फिर क्या होगा, नॉक्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाई टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स, बट एग्जैक्टली लो ऑक्सीजन का मतलब यह है कि आपके पास हाइड्रोकार्बन रिच हो जाएंगी, रिड्यूसिंग कंडीशंस हैं, नॉक्स बनेंगे लेकिन डिकम्पोज हो जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप लो टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन रखें। अब हाई ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है नॉक्स डिकम्पोज तो नहीं होंगे, लेकिन टेम्परेचर चूंकि लो है तो उनकी फॉर्मेशन इज अनलाइकली। तो दोनों इस तरह की कंडीशंस में नॉक्स की फॉर्मेशन कम की जाती है। तीसरा तरीका यह है जो कि ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में है कि कैटालिटिक कन्वर्टर टाइप चीजें इंस्टॉल होती हैं पावर प्लांट्स के अंदर, तो वो नॉक्स को डिकम्पोज करते हैं। समटाइम्स वी ऐड अमोनिया इन सच सिस्टम्स, क्योंकि अमोनिया इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, NH3 हाइड्रोजन है इसके अंदर भी, तो उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी 80 से 90% तक पहुंच जाती है। लेकिन अब अमोनिया को अगर आपने रखना है तो इसका मतलब है कि थिंग्स शुड बी वेरी टाइट, ठीक है, कोई लीकेज वगैरह और इस तरह की चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि और भी मतलब इसके अंदर रिएक्शंस हो सकते हैं। समटाइम्स वी यूज़ द वेट स्क्रबिंग। वेट स्क्रबिंग का मतलब ये है कि यू नो कि मैंने पहले भी इसकी बात की है कि NO को ऑक्सीडाइज करके NO2 में कन्वर्ट कर दें एंड देन पास दैट ओवर ए स्क्रबर। स्क्रबर के अंदर सॉल्यूशंस होते हैं विच ट्रैप NO2। एक ज़माने में एयर के अंदर जो नॉक्स की अमाउंट थी उसको भी एनालाइज ऐसे ही किया जाता था। मसलन सिंपल आपके पास अगर एक स्क्रबर है, यू जस्ट नीड ए पंप, एयर को सक करना शुरू कर दें एंड जस्ट अलाउ इट टू पास थ्रू ए स्क्रबर, ठीक है, और वो उसमें से बबल हो रही होगी लगातार, ठीक है। उस स्क्रबर के अंदर, बबलर के अंदर आप सॉल्यूशन डाल दें। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो कि NO2 को ट्रैप करते हैं। आपको अगर उसका वेट पता है, आप बाद में उसको वे कर लें, तो इससे आपको पता चल जाएगा ग्रेविमेट्रिकली कि उसके अंदर कितनी NO2 है, ठीक है। तो इसी सिस्टम को यहाँ पे भी किया जा रहा है कि NO2 को NaOH के सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है, सोडियम नाइट्राइट बन जाता है इसका, ठीक है। तो इससे भी हम कर सकते हैं। दिस इज द रिएक्शन विच बेसिकली हैपेंस। लास्टली आज की आखिरी जो बात है वो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की बात है। ये ज्यादातर हम जो कोल बर्न करते हैं वहां से आते हैं दोनों चीजें। चूंकि देखा जाए तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द रीजन, लेकिन सल्फर कंटेंट इज मोस्टली फ्रॉम 1 to 6% इन कोल। और कोल को हम क्यों बर्न कर रहे हैं? हमारे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कोल पे काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें 1 to 6% सल्फर है तो, और हम उससे बिजली बना रहे हैं, तो फिर तो काफ़ी सारा इसमें मसला है। अच्छा, आसानी की बात यह है कि जब आप कोल को पल्वराइज करते हैं, यानी उसको पाउडर बनाते हैं उसका, तो उसमें आसानी से मैकेनिकली उसको सेपरेट किया जा सकता है सल्फर को, ठीक है। कुछ उस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद 1% सल्फर ऐसा है दैट इज बेसिकली केमिकली बाउंड विद द कोल एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता आसानी से। तो उसमें यह किया जाता है कि हम इस पे आते हैं कि उसमें क्या किया जाता है। दूसरा बड़ा सोर्स है स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। बहुत सारी मेटल्स हैं, मैंने शायद पहले भी बात की थी कि विच ऑकर इन नेचर एज मिनरल्स। उनके मिनरल्स को, उनके ओर्स को हम सल्फाइड ओर्स कहते हैं, जैसा कि आयरन पायराइट है Fe2। तो स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में ये किया जाता है कि सल्फाइड्स को मेटल्स में कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान सल्फर एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि स्मेल्टिंग के दौरान जो SO2 प्रोड्यूस हो रही है, हम उसे कलेक्ट कर लें, उसको एक्सट्रैक्ट करें, लिक्विफाई करें और उसे एज ए बाई प्रोडक्ट बेच लें। मसलन उससे सल्फ्यूरिक एसिड बना के बेच सकते हैं, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन जिससे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके SO3 और उसको वाटर में डाल के सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद डीजल के अंदर भी सल्फर है, हमें पता है इसके अंदर। अच्छा, नेचुरल गैस के अंदर बहुत ज़्यादा सल्फर समटाइम आ जाता है। समटाइम उसमें CH4 से ज़्यादा, यानी मैथेन से ज़्यादा H2S निकल आती है, तो उसमें भी बड़ा
इशू है कि जब आप उसे प्रोसेस करते हैं तो ये H2S सल्फर एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट होती है, देन इट कैन कंट्रीब्यूट इन पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जिसे हम बेसिकली यूज़ करते हैं। वी रिएक्ट हाइड्रोजन सल्फाइड विद द सल्फर डाइऑक्साइड और एलिमेंटल सल्फर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद और ये एक अच्छी हमारे पास एक टेक्निक है, वो ये है कि वी कैन यूज़ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज़ है? मार्बल, सिंपल, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बड़े रिच हैं हम इस चीज़ के अंदर। इट्स ए चीप मटेरियल एंड वी कैन यूज़ इट इन इंडस्ट्रीज़। मसलन जो पावर प्लांट्स हैं उसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि समटाइम्स अगर SO2 के लेवल्स बहुत कम हैं, मतलब इट इज़ डाइल्यूटेड विद सम अदर थिंग्स, यानी बहुत सारी एफ्लुएंट गैसेज एक साथ आ रही हैं, उनमें एक SO2 भी है, लेवल इज़ लो, तो ये जो पिछली स्लाइड पे हमने प्रोसेसेस देखे वो नहीं हो सकते। फिर हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशंस में कि उस इमिटेड गैस को वी पास थ्रू इट ए स्लरी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्लरी ये है कि जब आप किसी सॉलिड को वाटर में ऐड करके या किसी सॉल्वेंट में ऐड करके और वो डिज़ोल्व नहीं होता उसके अंदर, तो वो जो चीज़ बनती है उसे स्लरी कहा जाता है। ठीक है, यानी जब आप डिस्पर्स कर लेते हैं ना एक सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर, तो इट्स ए स्लरी टाइप थिंग। मसलन आप पेपर डालेंगे पानी में, लेट इट स्पेंड सम टाइम देयर, और फिर उसके बाद उसे शेक करें, मिक्स कर लें, तो वो स्लरी बन जाएगी एक। ठीक है, उस स्लरी में जो कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट से बना ली है, जब आप SO2 पास करते हैं तो वो पहले कैल्शियम सल्फाइड में कन्वर्ट होता है एंड बेसिकली एंड प्रोडक्ट उसका कैल्शियम सल्फेट है और जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट। आप उसे जिप्सम इसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे इसके यूज़ हैं और इंडस्ट्री में बिकता है, यू कैन सेल इट एज ए प्रोडक्ट। तो ये एक बड़ा अच्छा सेटअप है जो लोग करते हैं। फिर उसके बाद ये भी किया जा सकता है कि ये एक अच्छी टेक्निक है कि कोल को अगर आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कोल है जो कि बेसिकली आपका फ्यूल है और एक सल्फर है एलिमेंटल फॉर्म में, दोनों की डेंसिटी अलग है। सो आप किसी लिक्विड में जब इन्हें डालेंगे जैसा कि वाटर, जिसकी डेंसिटी इन दोनों के बीच बीच में हो, तो वो फिर क्या होगा कि आपका फ्यूल टॉप पे आ जाएगा और आप उसको स्किम करके अलग कर सकते हैं फ्रॉम द सल्फर। तो ये एक प्री कंबस्शन क्लीनिंग टाइप टेक्निक है। समटाइम हम ये करते हैं कि कंबस्शन के दौरान क्लीनिंग करते हैं, वी मिक्स द कोल विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड उसको कंबस्शन चैम्बर के अंदर एक जेट बना लेते हैं, एयर का जेट होता है पूरा, और उसको सस्पेंड कर देते हैं उसे। इसे कहते हैं कि हम वी आर फ्लूइडाइजिंग द इट। ठीक है, और जब वो बर्न होता है तो वो कैल्शियम सल्फेट की सूरत में या सल्फाइड की सूरत में और एंडलेस सल्फेट की सूरत में इट लीव्स दिस सिस्टम। और चूंकि ये सारे के सारे प्रोसेसेस लो टेम्परेचर पे होते हैं तो इसमें नॉक्स की फॉर्मेशन को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के सेटअप्स हैं जिनकी हमने बात की है। इसमें जो प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं, अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि भाई आपसे किस तरह के हम प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं असेसमेंट्स के अंदर, तो रिमेंबर कि अगर हमने किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की तो इट्स अनलाइकली कि वो आपसे पूछा जा सके। लेकिन अगर कोई बहुत ही बेसिक चीज़ है ऑफ द फ्रेशमैन लेवल केमिस्ट्री, तो वो इट मे बी आस्क्ड। ठीक है, तो मैंने ये किया है कि जो कंसेप्ट हमारे लिए ज़रूरी हैं वो एक तो असाइनमेंट में मैंने आपको दिए थे, जैसा कि फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट था। ठीक है, लुईस डायग्राम्स कैसे बनती हैं, क्योंकि दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और इस तरह की कुछ और चीज़ें अभी और आपके प्रॉब्लम सेट्स आने वाले हैं, उसमें हम उनको करते रहेंगे। तो एक टिपिकल एग्जांपल है, आई थिंक ये भी बड़ी इजी चीज़ है। अभी हमने एक टेक्नोलॉजी देखी जिसमें हम कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल वी नीड टू रिएक्ट विद द सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 टन ऑफ कोल। आपके पास 1 टन कोल है, उसके अंदर 5% सल्फर है। इज इट समथिंग डिफिकल्ट? मेरा नहीं ख्याल कि किसी बंदे को मसला होगा ये कुछ करते हुए। ए लेवल केमिस्ट्री है ये, राइट? इससे ऊपर वाली नहीं है। स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन है सारी की सारी। इफ यू नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, कुछ भी मसला नहीं है उसके अंदर, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, दे आर प्रॉब्लम्स।
लास्ट जो आज की बात है, मैंने आपको बताया कि हेल्थ रिस्क हैं पार्टिकुलेट मैटर के, आप देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है ज़्यादातर मैं आपको बता चुका हूँ। दे कैन काज स्ट्रोक, लंग कैंसर का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लिंक है इसके साथ। COPD हो सकता है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें लंग्स के टिश्यूज़ जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं उसके अंदर। प्री मैच्योर जो डेथ्स होती हैं बच्चों के अंदर वो हैं। फिर उसके बाद ये है कि जो बड़े पार्टिकल्स है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ ब्रीदेबल पार्टिकल्स, यानी PM2.5 वगैरह की, उनके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें। तो आप इस स्लाइड को जस्ट गिव इट अ रीड, आई थिंक के इट्स नथिंग सो इम्पॉर्टेंट। सो वी एंड द क्लास, मेरा ख्याल है 15 हो गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो क्विकली तो यू कैन आस्क। 4 o'clock पे ऑफिस आवर्स होते हैं। पिछली दफ़ा मैं था लेकिन कोई आया नहीं है। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? क्लास होती है तो आप मुझे काइंडली अगर व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें एक सजेस्ट कर दें कोई टाइमिंग आपस में डिस्कस करके, हाँ, कि कौन से ऑफिस आवर्स आपके लिए बेहतर रहेंगे ताकि आपकी अवेलेबिलिटी भी हो। ठीक है, चलें, थैंक यू, हैव अ गुड डे।